मैंने भी कई वीडियोस में और कई न्यूज में भी ज्यादातर आपके बैग्स की जो कलेक्शन है वो ज्यादा सामने आती है। तो किस किस तरह के जो बैग्स हैं आप बनाते हो? जो कतरन होती है, नए कपड़े की कतरन जो हम बुटीक से उठाते हैं, तो उनको जोड़ के उनके पैच वर्क करके एक तो बैग उसका बनता है। जब ये सब चल रहा था आपका प्रोसेस, तो जो ग्रीन स्पैरोज आपने इसको नाम दिया है, ये पड़ चुका था? ग्रीन स्पैरोज प्रोजेक्ट बहुत जने पूछते हैं कि ये हरियाणा चिड़िया का की मतलब है। फिर मैं बोलती हूँ कि देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो, आपको अपने आप नजर आ जाएगा। हरे का मतलब है ग्रीनरी, नेचर, वृक्ष, पौधे। और नेचर कहाँ है? इस माँ धरती के ऊपर ही है ना। हवा में तो नेचर नहीं है, धरती के ऊपर पेड़ लगेंगे तो वो नेचर बनेगी, उसी में से ऑक्सीजन निकलेगी। तो घर के बुजुर्ग ही कह देते हैं कि गीला अलग क्यों डाला है, सूखा कूड़ा अलग क्यों डाला है, इकट्ठे कर दो, कर दो। जिस भी घर में कई बच्चे आगे मुझे बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं तो ये अलग अलग कर दो, तू बड़ा थे बनना है समाज सेवी, तेरे करन नाल ही होना, सारा शहर तक गंद पा रहा है, तेरे करना की फर्क पैना। जबकि उनको सोचना ये चाहिए कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। हमारा टेम्परामेंट है, हम 100 रुपया क्यों दें? जबकि आप छोले भटूरे की रेडी क्या है, चाप की रेडी है, 100 रुपए की प्लेट खा लेनी है एक टाइम में, है ना। 100 रुपए महीने का नहीं देना है। मेरी 20 लाख की गाड़ी है, गाड़ी साफ रखनी है मैंने, रोड भले ही गंदी हो। खा भी लिया, और लिटरली मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी हैं, उसके पीछे मेरी गाड़ी जा रही है, खाया पिया, शीशा डाउन हुआ। तो जब भी मैं किसी गाड़ी का शीशा डाउन होता नीचे देखते हूँ, मुझे डर लगता है मुझे पूरा फेंकेगा। अगर हम सिर्फ अपने पंजाब और जलंधर की बात करें, तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग किस लेवल तक बेटर हो पाया है? 10 साल से ऊपर ही हो गए हैं। लेकिन शहर में मुझे नहीं लगता कि 50% लोग भी सेग्रीगेशन करते होंगे। इसका रीजन हम आप नमस्कार, मैं कपिला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, और मैं आपकी मुलाकात बहुत ही बेहतरीन शख्स से करवाने वाली हूँ। यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का पॉडकास्ट एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में है जो न सिर्फ एनवायरनमेंट को अच्छा रखता है, बल्कि क्रिएटिविटी को भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेश करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रीन स्पैरोज प्रोजेक्ट की, और इनकी जो फाउंडर है उनका नाम है रमनप्रीत कौर, और वो जलंधर की रहने वाली है। खैर, आप इनको तो जानते ही होंगे क्योंकि वो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में एंकर भी रह चुकी हैं, प्रेजेंटर भी रह चुकी हैं, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोड्यूस भी करे हैं। तो शायद आपको उनका नाम सुनकर याद भी आ गया होगा। तो चलिए मैं मुलाकात करवाती हूँ रमनप्रीत कौर जी से। रमनप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसा कि आप ग्रीन स्पैरोज प्रोजेक्ट जो है वो चला रहे हो, काफी टाइम हो गया, और आज आपकी जो पहचान है वो एंकर से हटकर ग्रीन स्पैरोज प्रोजेक्ट की फाउंडर के रूप में उभर कर सामने आई है। तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में काम करने का मौका मिला है और अलग अलग लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं। और मेरे करियर की शुरुआत आज से कम 25-30 साल पहले हुई थी। मैंने पहला रेडियो का प्रोग्राम 1994 में किया था, और तब से लेके अब तक का जो सफर है उसमें रेडियो में, टेलीविजन में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के लिए एड फिल्म्स बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, अपनी एजेंसी चलाई है, मीडिया की प्रोडक्शन हाउस चलाया है, और रेडियो की स्टेशन हेडशिप की है, एक रेडियो में प्रोग्रामिंग हेड के तौर पे काम किया है। और उसके अलावा इंग्लैंड और कनाडा जाने का भी मुझे मौका मिला है इसी प्रोडक्शन के काम की वजह से। और अगर मैं इस 25-26 साल के सफर के बाद आज जहाँ पे खड़ी हूँ, वहाँ पे मेरी पहचान मुख्य तौर पर ग्रीन स्पैरोज प्रोजेक्ट की फाउंडर के तौर पे है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट, इस इनिशिएटिव को मैंने शुरू किया था 2020 में, जब कोविड का समय था। और ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ड है विमेन एम्पावरमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर। क्या बात है मैम, आपकी जो जर्नी है, आपने स्टार्टिंग से जो बताया उसे सुन के तो बहुत ही मजा आया मुझे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ जो ग्रीन स्पैरोज प्रोजेक्ट है, आपने बता ही दिया कि ये किस चीज पर बेस्ड है, तो इसकी कोई आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग हुई है, या कैसे आपके माइंड में भी आया कि मुझे ये चीज करनी चाहिए?
उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। कपिला ऐसे है, जैसे मैंने बताया कि मैं मीडिया प्रोफेशनल हूँ बाय प्रोफेशन, और मेरी अपनी मीडिया एजेंसी भी चलती है जिसमें हमने अलग अलग तरीके के जो क्लाइंट्स हैं, चाहे प्राइवेट हैं जहाँ फिर गवर्नमेंट के कुछ अदारे थे, उनके लिए बहुत सारी मीडिया की सर्विसेज दी हैं, चाहे वो वीडियो शूट करना हो, उनका कोई गाना शूट करना हो अवेयरनेस का, और कोई इवेंट्स करनी हो, जहाँ फिर रोड शोज करने हो, या कोई क्रिएटिव उनकी डिजाइनिंग करनी हो, या उनके लिए कॉपी राइटिंग करनी हो, कॉन्सेप्ट मेकिंग हो, तो बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए ऐसा किया है। और ये सारा कुछ करते करते 2016-17 के दरमियान मुझे गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ने का मौका मिला, ये मीडिया की सर्विसेज देने के लिए। तो उसी दौरान मुझे मौका मिला स्वच्छ भारत मिशन के साथ इवेंट्स करने का। उसमें कुछ रोड शोज थे, उनमें उनके कुछ लोगो डिजाइन करने के लिए उनकी प्रिंटिंग वगैरह थी, फिर इवेंट्स करते थे, उसमें कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज देने थे कि इसको कैसे हम इफेक्टिव बनाएं ताकि लोग इसको फॉलो करें। तो वो करते करते मुझे 2018 में मुझे मौका मिला कॉर्पोरेशन में काम करने का। तब हमारे जॉइंट कमिश्नर थे मैडम आशिका जैन IAS, एंड वो बहुत काबिल ऑफिसर हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक कोऑर्डिनेटर, एक कम्युनिटी फैसिलिटेटर चाहिए, आपकी सर्विसेज चाहिए। मैं और कोई वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो एक वो मुझे अपॉइंट उन्होंने वहाँ पे किया। तो उन्होंने बोला कि जो इस प्रोफाइल का काम है वो तो आप करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना क्रिएटिव काम जारी रखोगे। तो तब मैंने बहुत सारे अवेयरनेस की, डोर टू डोर अवेयरनेस के लिए टीम्स के साथ हम लोग जाते थे, सूखा और गीला कचरा क्या है, उसको अलग अलग करने की इम्पोर्टेंस क्या है, और सिटी में कहाँ कहाँ दिक्कत है कचरे की, कचरे से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और सबसे बड़ी बात, सिटी में, शहर में, किसी देश में अगर कचरा है और उसकी वजह कौन है, पहले हम लोग यही समझते थे कि शायद सरकार जिम्मेदार है, कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है, या जो सफाई कर्मचारी हैं वो जिम्मेदार हैं, इसलिए शहर में गंदगी है। और जब मैंने थोड़ा नजदीक जाकर देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि शहर की गंदगी और वेस्ट की जो प्रोसेसिंग नहीं होती है, उसमें बहुत बड़ा जो योगदान है एज एन सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल हमारा अपना बनता है। क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी चीज की जो कमी है, जो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाती है, वो है सोर्स एग्रीगेशन, कचरे की को अलग अलग करना, गिल्ला और सूखा कचरा। बेसिकली ये दो तरीके का हो जाए, और ये भी हम लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कचरे की प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। आप सारा कचरा इकट्ठा कर देते हो तो वो गंदगी का ढेर बन जाता है, जिसमें बदबू आएगी, जिसमें मक्खियां आएंगी, मच्छर आएंगे, और वो बीमारियां फैलाएंगे, और आसपास बदबू फैलेगी, आसपास की लोकेलिटी को भी दिक्कत होगी। अगर हम वेस्ट को अलग अलग कर देते हैं, गिल्ला और सूखा ही अलग अलग कर देते हैं, तो गिल्ला कचरा सीधा सीधा, अगर उसमें प्लास्टिक और ड्राई वेस्ट नहीं है, तो बड़े आराम से बहुत अच्छी मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़े से एफर्ट्स में। और जो ड्राई वेस्ट है, जैसे गत्ता है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, और चीजें हैं, कई बार कपड़े भी आते हैं, अगर वो गिल्ले नहीं होते, गंदगी किचन वेस्ट नहीं लगता है, तो वो साफ सुथरे रहते हैं, उसकी साइक्लिंग, रिसाइक्लिंग जो है वो इजी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी कचरे की सेग्रीगेशन ही नहीं हो पा रही है, इसीलिए कचरे के ढेर हैं, इसलिए कचरे से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, और उसको अपसाइकल करना या उसको रीयूज करना या उसको कम करना इसलिए मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद जो नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले, वही है। लेकिन मैम अभी भी जो मेरा सवाल है वो यही है कि आपको जो पहचान अभी आपके पास है कि आप ग्रीन स्पैरोज वाली रमनप्रीत, तो कैसा लगता है जब आपको कोई पीछे से आवाज देता है कि ये तो ग्रीन स्पैरोज वाली मैडम जा रही हैं, इनसे मिलना है, तो कैसा फील आता है आपको उस टाइम पे? अच्छा लगता है। देखो, जैसे सेलिब्रिटीज को लोग बुलाते हैं, पहचान लेते हैं लोग, तो उनको खुशी होती है, फैंस को वो सबसे बड़ा मसीहा मानते हैं। इसी तरीके से जब आप कोई काम करते हो, आपको कोई एप्रिसिएशन मिलती है, चाहे बिल्कुल एक कॉमन इंसान की तरफ से, या ऑफिसर्स की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, या सबसे बड़ी बात, जो लोग आपके प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से जब एप्रिसिएशन मिलती है या खुशी मिलती है या प्रशंसा मिलती है, तो एक खुशी का एहसास तो होता तो ही एक अलग ही टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आ जाती है। बिल्कुल। और फिर आपको लगता है कि जो अपने बहुत सारे चैलेंजेस को पार करके, बहुत सारी मुश्किलों में से निकल के एक चीज को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, लेके जा रहे हो। क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट में 2020 में शुरू किया था, जब कोविड चल रहा था जी। तो तब इसको शुरू करने का पर्पस ये था कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए। मेरी एक स्टूडेंट थी, टीचर थी, उनके जरिए कि ये बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ करें, हल्का फुल्का कुछ कमाएं, ताकि हम अपने परिवार को थोड़ा सा कोई सहारा दे पाए। तो मुझे लगा कि अभी भाई कोविड चल रहा है, काम धंधे सारे बंद हो चुके हैं, अपनी मीडिया एजेंसी अपना ही नहीं हो पा रहा, दूसरों का क्या करोगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा ढूंढा जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, एफर्ट्स हो, तो उसको किया जा सकता है। फिर मेरे माइंड में आया, क्योंकि कोविड के दौरान हम सारे फ्री थे, प्लास्टिक की बॉटल्स, कांच की बॉटल्स और टूटी फूटी चीजें जो होती थी घर में, उनको रीयूज कर रहे थे। किसी का प्लांटर बना दिया, किसी का डेकोरेशन पीस बना दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना घर में पड़े हुए पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। मैंने घर से पहले निकाले पुराने कपड़े, अपने सेंटर पे लेके आई, तो वहां से उनके बैग थैले बनाए। फिर कुछ जब बन गए, फिर तब मैं स्वच्छ भारत मिशन के साथ भी काम कर रही थी, कॉर्पोरेशन के साथ। तो मैंने उनको बताया जाके वहां पे अपने ऑफिसर्स को, देखो ये वेस्ट मैनेजमेंट से हम लोग कर रहे हैं, वेस्ट पे जो कपड़े हैं उनसे। हाँ, ठीक है। फिर कुछ कॉलेजेस ने बुलाया, एक दो कॉलेजेस के साथ मेरा टाई अप हुआ, तो वहां से कपड़े इकट्ठे किए, फिर वो कपड़े आए। फिर जैसे वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, तो ऐसी चीज स्प्रेड होती है। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने बुला लिया कि दीदी हमारे पास पड़े हैं कपड़े, ले जाओ। तो ऐसे कपड़े इकट्ठे होने शुरू हो गए। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ पुराने कपड़े इकट्ठे करके उनके बैग थैले बनाए, जो हल्के फुल्के सेल होते रहे। और फिर उसके बाद कॉर्पोरेशन की तरफ से ही स्वच्छ भारत मिशन के अंडर वो चलता था कि अलग अलग जो बिजनेसेस वाले हैं वो अपना कचरा जो है वो प्रोसेस करें। तो उसी में से एक आता था बुटीक्स वाले। बुटीक्स के बहुत बड़े बड़े थैले, मतलब प्लास्टिक के बैग भर के कचरे के ढेर पे फेंके होते थे। तो कई बार हमने चेक करना तो उसमें नए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े के टुकड़े बड़े बड़े उसमें पड़े होने, और वो देख के बड़ा अफसोस होता था कि अगर इनको यूज किया जाए तो ये कचरे, एक तो कचरे का वॉल्यूम कम होगा, दूसरा इतने अच्छे और महंगे कपड़े हैं, अगर न कहीं यूज हो जाए तो उसकी कितनी अच्छी चीज बन सकती है, वैल्यूएबल हो जाएगी। तो फिर वहां से कुछ कपड़े इकट्ठे किए, तो वो सिलसिला शुरू हुआ। जब ये सब चल रहा था आपका प्रोसेस, तो जो ग्रीन स्पैरोज आपने इसको नाम दिया है, ये पड़ चुका था? हाँ, शुरू ही इससे किया था। अच्छा, जो प्रोग्राम को लॉन्च करना था हमने 2020 में कॉर्पोरेशन में ही इसको लॉन्च किया था। और तब के हमारे मानयोग कमिश्नर सर और मेयर सर थे, उन्होंने किया था लॉन्च। तो उसके लिए फिर एक नाम तो चाहिए था। ग्रीन स्पैरोज प्रोजेक्ट, बहुत जने पूछते हैं कि ये हरिया चिड़िया का की मतलब है। सो फिर मैं बोलती हूँ कि देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो, आपको अपने आप नजर आ जाएगा। हरे का मतलब है ग्रीनरी, नेचर, वृक्ष, पौधे। और नेचर कहाँ है? इस माँ धरती के ऊपर ही है ना, हवा में तो नेचर नहीं है। धरती के ऊपर पेड़ लगेंगे तो वो नेचर बनेगी, उसी में से ऑक्सीजन निकलेगी। अगर उसकी जगह पे कुछ गंदगी का ढेर लगा हुआ तो उसमें से हानिकारक गैसेस निकलेंगी, है ना। तो ग्रीनरी हो गई, नेचर, कुदरत, वातावरण, जो हमारे आज के टाइम में प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। चिड़िया मीन्स चिड़िया भी हैं, और चिड़िया मीन्स फीमेल पावर भी है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ फीमेल, यस, 50% ऑफ पॉपुलेशन जो ऑलमोस्ट 50% या 51% बनती है या 49 बनती है, तो वुमेन की है। तो उसमें से भी आप जैसी, मेरे जैसी, मुझे लगता है कुछ परसेंट होगी, 10% के से भी नीचे है। तो बाकी जो रह जाती है नारी शक्ति, जो कम पढ़ी लिखी है या नहीं भी पढ़ी, या अगर पढ़ी भी है तो हो सकता है वो कारोबार में या नौकरी में नहीं आई है, घर का काम कर रही है, परिवार संभाल रही है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जो हमारा पारिवारिक सेटअप है, तो उन लेडीज को हम बोल देते हैं ये वेली है। वैसी लेडीज जो घर पे रहती है, लेडीज ना, जो जॉब नहीं करती है, ये बिजनेस नहीं करती, उनको पूछो क्या करते हो, नहीं क्या करते हो, वो खुद कारी वेले। मैं बोलती हूँ वेले मतलब कैसे, मतलब सुबह सो के उठते हो, रोटी बनी मिल जाती है, चाय मिल जाती है, खाना मिल जाता है, कपड़े नहीं खुद करते हो, फिर गिनो ना काम, वेले कहाँ हो आप? तो ओवरबर्डन हो, आपके लिए, आपके पास तो अपने लिए टाइम नहीं है।
सो फिर बोलती है कि हाँ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਦੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਆ ਫਿਰ ਘਰ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ बुजुर्ग हैं बच्चों को कैसे छोड़ के आ जाएं इनका खाना बनाना मैं क्या करो सारा कुछ उसमें से चुराओ थोड़े से लम्हे। तो आप इन लेडीज के पास आप खुद जाते थे या ये कांटेक्ट करते थे आपको? शुरू में मैं खुद जाती थी कि जैसे कुछ विलेजेस में आपके साथ आपका कांटेक्ट होता है उनके पास चले गए कि अगर कुछ ऐसी लेडीज हैं जो घर पे रहती हैं और कुछ करना चाहती हैं सीखना चाहती हैं तो उनको इकट्ठे कर लो। यहाँ भी कुछ मेरे नोन थे स्लम एरियाज में वहां पे इवन मैं कपिला बताऊंगी कुछ जो मिडिल क्लास की लेडीज हैं वो भी एसोसिएटेड हैं पर दे सेड कि हमारा ना नाम मत दो हमने अपनी फोटो नहीं खिंचानी पर हमें काम दे दो वो चाहे पेंटिंग का हो चाहे वो उसको डिजाइनिंग करने का हो सिलाई करने का हो पीछे रह के हमें काम करना है मतलब जिनको लगता है कि हम अर्निंग कर लें मतलब 2-3 हजार रुपया भी आ रहा है 4,000 भी आ रहा है उनको लगता है कि हाँ ये मेरा अपना कमाया हुआ है। सो फिर धीरे धीरे मॉडल मेरा ये डेवलप हो गया कि मैं ट्रेनिंग देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट लेडीज को अपने सेंटर में बुला के और वहां पे मेरे सेंटर में मेरे पास 2-3 लेडीज हैं जो रेगुलर आती हैं जो बाकी का सारा मेरे साथ काम करवाती हैं उनका भी ऑल्टर है फिक्स नहीं किया हुआ मैंने टाइम क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इनको 9 to 5 वाले उसमें सर्कल में बांधने की कोशिश करूंगी तो इनका सारा परिवार का जो सेटअप है वो डिस्टर्ब होगा तो फिर क्या फायदा उतना कमा के। तो उनको थोड़ा सा पहले तो मैं काउंसलिंग करती हूँ कि अपने घर के सेटअप में से टाइम निकालो अपने घर के परिवार के मेंबर से हेल्प लो बच्चों से लो बच्चों को पैम्पर करते हो आप हर चीज बैठे बैठा देते हो उनको बोलो नहीं ये काम तुम करोगे जो मैं करती हूँ कपड़े धो लिए उतार के ले आओ कपड़े धो लिए अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं चाहे लड़की लड़का हाँ उनको बोलो सूखने तुम डालो ठीक है खाना मैंने बना लिया चलो सर्व आप करो खाना सबने खा लिया बर्तन लेके जाओ अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उनको बोलो बर्तन धो भी दो तो इस तरीके से आपने क्या किया मल्टी पर्पज चीजें की बच्चों को रिस्पॉन्सिबल भी बनाया अपने काम की जो इतनी सारी गिनती थी उनमें से थोड़ा सा कम हुआ काम तो वो जो टाइम बचेगा उसमें से कुछ अपने लिए निकालो और ये काम भी करो ये हुआ तो ये मेरा मॉडल अच्छा चल रहा है। लेडीज कई बार आती जाती रहती हैं कुछ आ गई कुछ चली गई काम करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है तो फिर थोड़ी देर बाद आ जाती हैं कि दीदी दे दो मैं कर लूंगी तो मैंने ऐसा कुछ फिक्स नहीं रखा जो जितना काम आता है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ काम हो जाता है। बहुत सारा काम मैं खुद भी करती हूँ बैग्स की डिजाइनिंग करनी हो उनके ऊपर पेंटिंग करनी है वेस्ट को बेस्ट यूज हमने कैसे करना है जब वेस्ट आ जाता है तो मैं खुद कतरन को खुद देखती हूँ। अच्छा आपको हंसी आएगी कपिला लोगों को नए कपड़े देख के खुशी होती है कि मैंने नया सूट सिलवाया तो मुझे तो कतरन देख के खुशी होती है अरे वाह इतनी सारी रंग बिरंगी आई है ये तो थोड़ी अच्छी कंडीशन में भी आई नहीं बहुत अच्छी कंडीशन में होती है जो नई होती है जो हमारी बुटीक से आती है फिर उनका बैग बनाना उनके वो पैचेस लगाने उनका वो बैग बनाना उनके वो पैचेस लगाने वो मैं फिर खुद काम करती हूँ मुझे मजा आता है और मुझे अपने सेंटर में बैठना। अच्छा कभी ऐसा हुआ है जो आप कतरन वगैरह इकट्ठी कर रहे हो बुटीक से आती है जिनके बुटीक से आ रही है आपने कभी उन्हें दिखाया है कि ये मेरे आपके बुटीक से सामान आया था और वही चीज आपको बना के हमने दिखाई है? नहीं उनको एक्चुअली क्या है वो बहुत बड़ी बुटीक्स हैं दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग जैसे आज आप सिंपल सूट भी सिलवाओगे मुझे लगता है उसकी 1500 सिलाई है ना तो इतना महंगा हो चुका है तो वो जितना कपड़ा लेती हैं उसे कहीं गुना पहले कमा चुकी होती है उनके लिए उस कतरन की कोई मायने नहीं है कोई मायने नहीं है उन्होंने बोरा भरा वो लोग नहीं पूछते कि आप क्यों लेके जा रहे हो मेरे पास भी टाइम नहीं मिला कि जाके बताने का या उनको बट एक बार मुझे लगता है कि आपको एक बार उन्हें बताना चाहिए कि आपके यहाँ से हम ये लेके जाते हैं और हम लोग ये काम कर रहे हैं क्योंकि अच्छा इनिशिएटिव है नहीं काम का उनको पता है सबको पता है क्योंकि जब मैं उनसे लेके आती हूँ तो उनकी हम फोटो खींचते हैं उसकी डिटेल रखते हैं और फेसबुक के ऊपर मेरी वो जाती है जिनको नहीं इतराज होता है ना तो फला बुटीक से हमने इतना कपड़ा उठाया तो चलो कहीं ना कहीं उनका भी कंट्रीब्यूशन है इस चीज। यस कंट्रीब्यूशन कह सकते हो। एक और चीज भी है कपिला कि नए कपड़े पे काम करना आसान है कतरन और पुराने कपड़े पे काम करना उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत लगती है बहुत मेहनत लगती 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है कई बार कई चीजें हमें कई बार प्रेस करके बनानी पड़ती हैं। कतरन है काटनी है उससे पहले प्रेस करो करके रख दिया उसके बाद फिर प्रेस करो फिर उसकी पेस्टिंग करिए फिर प्रेस करो छोटी छोटी कतरन कितना टाइम भी मेहनत लगता है उसमें। आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है ये सब शुरू करने से पहले? नहीं ये इंटरेस्ट और पैशन की बात है
दूसरा बेसिक चीज, हमारे टाइम में जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे तो हमारे 2 सब्जेक्ट होते थे ऑप्शनल, एक साइंस, होम साइंस और एक सिलाई। तो इन माय स्कूल डेज तो सिलाई का जो विषय था वो मैंने लिया हुआ था। अच्छा। वो खुद के सूट सिलने, वो तब मदर्स भी सिखाते थे। तब आपको थोड़ा बहुत तब का आता है। बाकी एक कॉमन सेंस होती है, अगर आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस रखते हो या क्रिएटिव नजर रखते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी वो काम आती है। बिल्कुल। तो तब की सीखी हुई सिलाई, और मदर सिखाती थी, या मदर सिखाती थी पुराने टाइम में, जैसे ना भाई खुद कढ़ाई सिलाई करो, हमारा वो टाइम था। तो तब का किया हुआ काम, फिर जब प्रोफेशन में आ गए 15-20 साल तो फिर नहीं कुछ ऐसा किया, पर अभी जो पिछले मतलब 4-5 साल से कर रही हूँ ये चीज बहुत ज्यादा एक्सप्लोर की है मैंने। जी जी, आपने अभी जैसे पहले कहा कि आप लोग जो भी वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करते हो वो बुटीक वगैरह से भी करते हो, क्या आपके पास लोग खुद से भी डोनेट करके जाते हैं? हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग हैं जिनको पता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है फेसबुक के ऊपर होती हैं, वो अप्रिशिएट भी करते हैं, लाइक करते हैं। फिर कभी कभी फोन आ जाता है, वो रमन ऐसी कपड़े देने से कुछ, मैंने कहा जी आ जाओ। सो वो लिफाफे भर के, या कई लोग टैची भर के दे जाते हैं, टैची भी साथ दे जाते हैं। क्या बात है। सो मतलब देखो ऐसे है, घर में कई बार क्या होता है, चीजें पड़ी होती है पुरानी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा होता ना, वो टूटी होती है लेकिन सालों साल पड़ी रहती है, हम नहीं यूज कर रहे। तो वो सोचते ही है कि हम वहां दे जहां पे यूटिलाइज हो। तो क्या है, वो जो वो वाले टैची आते हैं वो हम रख लेते हैं, उसमें हम बैग्स अपने तय लगा लगा के रखते हैं। जब एग्जीबिशन के लिए जाना हो, हमें टैचियां उड़ा के लेके जाते हैं। बाकी लोग डब्बे भर के लेके आते हैं, हमें टैची, बाकी सब सोचते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन सी फ्लाइट पकड़नी इन्होंने। तो पता है नहीं, ये हमारा एग्जीबिशन का सामान है, क्योंकि हमारे बैग थैले ही होते हैं, तो उसमें बड़ी आसानी से आ जाते हैं, बड़े इजीली उसमें वो पैक करके और वो ले जाते हो। बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आपके जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें आप बैग्स जो है, मैंने भी कई वीडियोस में और कई न्यूज में भी ज्यादातर आपके बैग्स की जो कलेक्शन है वो ज्यादा सामने आती है। तो किस किस तरह के जो बैग्स हैं आप बनाते हो, कैसे डिजाइनिंग का पूरा प्रोसेस होता है, वो कैसे रहता है सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताओ। कपिला, जो बैग हम लोग बनाते हैं वो कई तरह के हैं। अगर मैं मेनली बात करूं, 2 तरह के हैं, जिसमें एक तो आते हैं कि जो कतरन होती है, नए कपड़े की कतरन जो हम बुटीक से उठाते हैं, तो उनको जोड़ के उनके पैच वर्क करके एक तो बैग उसका बनता है। दूसरा, एक नया कपड़ा लेके, चाहे वो कॉटन का है या कैनवस है, उसके ऊपर हम लोग कतरन से डिजाइनिंग करते हैं और फिर उनके हम लोग बैग तैयार करते हैं। बैग में हमारे पास ट्रेवल बैग भी हैं, कॉलेज स्कूल में जाने के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो भी बैग हैं, छोटे पाउच भी बनाते हैं। और उसके साथ साथ अभी हमने शुरू किया है, जो लोग डॉग्स रखते हैं, पेट रखते हैं, उनके लिए स्पेशल बैग्स हमने बनाए। ग्रोसरी के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए भी अलग तरीके के बैग हैं, ताकि उनको उठाने के लिए आसानी हो, उनको उठाने में कोई दिक्कत ना हो। सो ये सारे के सारे जो बैग हैं वो इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाए जाते हैं। और अगर डिजाइनिंग होती है तो बचे हुए जो कपड़े होते हैं, कतरन होती है, उनसे बनाई जाती है डिजाइनिंग। और उसको इसके अलावा उनको पेंट किया जाता है अलग अलग तरीके के पैटर्न के साथ, उनके ऊपर कलरिंग की जाती है, प्रिंट किया जाता है, या फिर आजकल वो डिजाइनिंग के स्टिकर जो है वो भी उसके ऊपर जो प्रिंट किए जाते हैं। सो अलग अलग तरीके के बैग हैं। और बहुत सारे लोग अपनी ब्रांडिंग के लिए भी बैग बनाते हैं, कुछ ज्वेलर्स हैं, होटल वाले हैं। इसके अलावा जैसे एग्जीबिशंस किसी ने लगानी है उसकी प्रमोशन के लिए, लिटरेरी लोगों की जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसके लिए। बाहर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कई बार प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए बैग्स मंगवा लेती हैं, वहां पे वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है और स्टेप बाय स्टेप मेरे इस प्रोजेक्ट को थोड़ा वॉल्यूम मिल रहा है। और मेरा आने वाले समय में भी यत्न यही रहेगा, कोशिश यही रहेगी कि इसमें और चीजें ऐड की जाएं। तो मैम जैसे कि ये सारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसके लिए फाइनेंशियली और जो फंडिंग है वो आप कैसे मैनेज करते हो? फंडिंग अगर बोलूं तो फंडिंग तो ऐसे कहीं से भी नहीं है। सारे का सारा जो एक्सपेंडिचर है वो मैं सारा अपनी पॉकेट से करती हूँ। स्टार्टिंग में सोचा तो यही था कि एक ग्रुप शुरू किया जाए और उसको चलाते चलाते अगर फंडिंग आए या कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप आए, तो ऐसे अभी डायरेक्टली प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं आई है। और हाँ, कुछ बैग्स या कुछ सामान जो होता है बना हुआ, उसके लिए एग्जीबिशन में जाने का मौका मिल जाता है, वहां सेल हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग जैसे मैंने बताया कि ब्रांडिंग के लिए मंगा लेते हैं, मंगवाते हैं बैग्स हमसे। तो
हमारी कोशिश यही है कि अगर हमें कहीं ग्रांट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है तो इसका वॉल्यूम और भी बढ़ सकता है। जैसे अभी मैं बोलूं कि मेरे पास 10-15 लेडीज के लिए काम है, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ता है, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और एक्सपेंड करने के लिए किसी भी तरीके की सपोर्ट मिलती है, तो हो सकता है कि हजारों ना सही सैकड़ों लेडीज को तो काम मिल सकता है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही मैम कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैम जो है वन मैन आर्मी की तरह ही पूरा काम कर रहे हैं। आई होप कि बहुत जल्दी आपका जो है जो भी आप प्रोजेक्ट चला रहे हो बहुत जल्दी एक्सपैंड हो और मैक्सिमम लोग जो हैं इस ग्रीन स्पैरोज प्रोजेक्ट के बारे में जान पाए। हो सकता है हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से ही ये सब चीज जो है आगे अच्छी चल पाए। मैम आगे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी है, जो आप प्रोजेक्ट इसको चला रहे हो, इसका कितना इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है जब आपने शुरू किया था और अब? कपिला ऐसे है, जब शुरू किया था 2020 में तब तो मतलब कोविड से ही बचने का सबका पहला वो था कि हम इससे बचे जी, क्योंकि तब क्लैरिटी कोई नहीं थी कि आगे होगा क्या, जिंदा रहेंगे भी कि पता नहीं रहेंगे, डर था। हाँ डर था, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। पर चलो वो टाइम क्योंकि उसमें से निकलना ही था सबने, तो ये छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया। और फिर जब धीरे धीरे एक्टिविटीज होने लगी, स्कूल कॉलेजेस में जैसे एक्टिविटीज होती हैं, कॉर्पोरेशन के साथ मिलके बहुत सारी एग्जीबिशंस लगाई हमने। कई बार उनकी अवेयरनेस होती है, मंडियों में जाते हैं हम लोग कि प्लास्टिक के बैग्स इस्तेमाल ना किए जाएं, आप थैले इस्तेमाल करो, पुराने कपड़े के बने थैले इस्तेमाल करो। तो वहाँ पे हमें फिर इनवाइट कर लिया जाता है कि कुछ थैले बैग ले आओ, वहाँ पे लोगों को अवेयर भी कर देते हैं। क्योंकि मेरी बैकग्राउंड मीडिया की है, तो बैग और थैले वहाँ पे मतलब डोनेट करने हो या बेचने हो, साथ में मैं अपना वो वाला कंपोनेंट भी जरूर इस्तेमाल करती हूँ, चाहे उसको अनाउंसमेंट के तौर पे हो या कचरे के ऊपर गाना ही बना दिया जाए या लोगों को बातचीत के साथ मोटिवेट किया जाए, तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है। और इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस से कई बार इनविटेशन आता है फॉर वर्कशॉप या फिर एग्जीबिशन या फिर लेक्चर देने के लिए, क्योंकि आजकल सस्टेनेबिलिटी जो है, सस्टेनेबल लिविंग जो है, उसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है और उसकी जरूरत भी है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया और कचरे की प्रोसेसिंग में इतने सारे चैलेंजेस हैं कि उसको 100% तरीके से करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं हर किसी को। बहुत बड़े देश हैं वहां पे, तो हो सकता है उन्होंने कामयाबी से इसके ऊपर एक कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, पंजाब की बात करूं या जलंधर की बात करूं, तो भी बहुत सारी मंजिलें सर करने की जरूरत है कचरा प्रोसेस करने के लिए और ये कचरे के साथ डील करने के लिए। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आया है कि जो आज अगर हम सिर्फ अपने पंजाब और जलंधर की बात करें, तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग किस लेवल तक बेटर हो पाया है? बहुत कम, जितने एफर्ट्स लग रहे हैं पिछले कितने साल से, मुझे लगता है 10 साल से ऊपर ही हो गए हैं। लेकिन शहर में मुझे नहीं लगता कि 50% लोग भी सेग्रीगेशन करते होंगे। अगर 50% लोग भी कचरे की सेग्रीगेशन करते हों तो आपको गली सड़क के किनारे पे कचरे के ढेर नहीं मिलेंगे। इसका रीजन आप लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ एफर्ट्स। हम करना नहीं चाहते, हमें पता सब, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है किसी को, पता सबको है। ये काम हमें लीस्ट इम्पोर्टेंट लगता है। आप मुझे एक चीज बताओ, आप अपने घर में अपने कचरे के डब्बे को हाथ लगाने के लिए, या अगर आपको बोलोगे आपका कचरे का डब्बा मिक्स कचरे का, उसको आप फ्रोल के दिखाना हाथ डालो, अब क्यों मैं क्यों करूँ ये गंदा काम? मैं नहीं करती ये। फिर एक्सपेक्ट किससे करते हो? जो कचरा उठाने वाला आता है उसको बोलते हो ये मिक्स कचरा ले जा, डब्बा धो के रख के जा। माई वेस्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका कचरा आपकी जिम्मेदारी है, ना तो कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, ना वो कचरा उठाने वाले लड़के की जिम्मेदारी है। हाँ, जब आप सेग्रीगेट करके दोगे फिर कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी शुरू होती है। वो सेग्रीगेटेड वेस्ट उठाएंगे, वेट वेस्ट की खाद बनेगी, क्योंकि वो अलग अलग है ना, उसमें कोई एफर्ट नहीं कि डब्बे में इधर से 10 घरों से उठाया, डब्बे में डाला, जाके एक जगह पे उन्होंने फेंकना ही है। कोई से जो आप कचरे के ढेरों पे लोगों को देखते हो सेग्रीगेट कर रहे हैं, गंदगी में बैठे हुए लोग, जिसमें लेडीज भी होती हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं,
सारे वार्ड का कचरा मिक्स एक जगह पे जाता है, उसमें से वो बोतलें निकाल रहे हैं, उसमें से वो लिफाफे निकाल रहे हैं, और उसी में से कचरा मिक्स होता है जो घरों में हम लोग शुगर की वो टेस्टिंग करते हैं, डाइपर्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स होते हैं, और गंदी चीजें होती हैं, और उन सभी को वो बीन रहे होते हैं, उनमें से छांटी कर रहे होते हैं। तो उसके कल्प्रिट कौन है? उनकी वर्स्ट लाइफ की। बहुत सारे लोग कहते हैं जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कपिला कहते हैं कि वो लोग तो कमाते बहुत हैं, हो सकता है कि एक आम लोग बंदे से ज्यादा कमाते हो जो कचरा चुगने वाले हैं। पर सोचो कि इतनी गंदगी में से अपने लिए रोजगार निकालना जो बंदे कर रहे हैं, उनका सारे का सारा, अगर आप अध्यात्म की बात करते हो, पाप हमें लगता है क्योंकि हम मिक्स कचरा फेंक रहे हैं। अगर आप अलग अलग करके फेंकते हो, उसकी प्रोसेसिंग बहुत आसान है। हमारे एक बार यहाँ पे कॉर्पोरेशन के कमिश्नर आए थे बहुत साल पहले, दीपरवा लाकड़ा जी IAS थे। उन्होंने कहा था, ऐसे लोगों को अनाउंस किया था कि मुझे सारा शहर अलग अलग करके कचरा दे दो, मैं 1 महीने में सिटी को कचरा फ्री कर दूंगा। उन्होंने पब्लिकली बोला था, पब्लिकली। पर लोग करेंगे तभी। लोग घरों से कचरे वाले को कचरा देते नहीं है, गली सड़क में शाम को फेंकेंगे। हाँ। और ये ऐसे नहीं कि छोटे मोटे घर या गरीब लोग हैं या बड़े बड़े लोग भी शामिल। हाँ, कारों में, गाड़ियों में, स्कूटर में आते हैं। बहुत गलत है ना ये। जाते, मैंने तो खुद कई बार देखा है, जाते जाते बाइक में लिया और कूड़ा फेंक दिया। गाड़ी में जा रहे हैं, फेंक दिया। मेरी कार है, कई तो प्लॉट्स में ही फेंक देते हैं। किसी के प्लॉट्स होते हैं और वो कचरे से भरे होते हैं, भर जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि हमें कचरा लीस्ट इम्पोर्टेंट लगता है और बड़ा आसान होता है। कहते जी कचरे वाला नहीं आया जी, सरकार ने काम नहीं किया जी। अगर मैं गलत ना बोलूं, डिक्टेटरशिप की तरह हर बंदे से पूछा जाए कि तेरा क्या योगदान है कचरे को कम करने के लिए, तो जीरो अंडा, जीरो, बिल्कुल। अगर से ही सूखा और गीला कूड़ा अगर वो हो जाए तो कूड़े की प्रोसेसिंग बहुत आसान हो जाएगी, बहुत इजी। पर हम करेंगे सभी तभी ना। मुझे लगता है कि करना भी चाहिए और आज से शुरू कर देना चाहिए। खैर हमारे मेरे घर में तो हम लोग करते हैं, अलग अलग ही रखते हैं कूड़ा गीला और सूखा। हाँ, यस, और अपने बच्चों को बड़े लेवल पे यही सिखाते हैं। और मेरी तो बल्कि इवन मैं लोगों से यही एक बात कहना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अगर अगर कूड़े लेना आता है तो आप प्लीज उसे ही दीजिए। हाँ। है ना, बाहर जाके पॉलिथीन को ऐसे मत फेंकिए कि कहीं भी फेंक। वो इसलिए क्योंकि वो जो 50-100 रुपए देने पड़ते हैं महीने के, वो नहीं देने हमने। ये बहुत सारे एरियाज में है ऐसे। अब देखो कहीं ना कहीं रोजी रोटी वो भी तो कमा रहा है ना। रोजी रोटी हमारा टेम्परामेंट है, हम 100 रुपया क्यों दें? जबकि आप छोले भटूरे की रेडी क्या है, चाप की रेडी है, 100 रुपए की प्लेट खा लेनी है एक टाइम में, है ना। 100 रुपए महीने का नहीं देना है। हमें सोच बदलने की जरूरत पड़ेगी। हमें एज एन इंडिविजुअल एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। सिटी को अगर अपने साफ करना है, एनवायरनमेंट को अगर बचाना है, और आप चाहते हो कि आपके बच्चे, अगर फिर मैं वही ऐसा बोलूंगी शब्द कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियां तड़प के ऑक्सीजन की इतनी तड़पेंगी। तो अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन को प्यार करते हो तो हमें आज ही ये शुरू करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। कूड़े की प्रोसेसिंग में हमारा एक इंडिविजुअल होने के नाते क्या योगदान है, वो शुरू करने के लिए। मैम, अभी आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अब के टाइम की बात करें तो लोगों का जो रिस्पांस है वो आपको कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है? नेगेटिव तो नहीं कहूंगी, पॉजिटिव है, पर चैलेंजेस बहुत हैं और अभी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे चीजें हम लोग तैयार कर लेते हैं, बचे हुए कपड़ों की या और कोई वेस्ट जो भी जिसके ऊपर काम करते हैं, उसकी कलेक्शन इजी हो जाती है। कोई बात नहीं, वो मेरे पास अपना व्हीकल है, मैं उसमें उठा के ले आती हूँ, उसको प्रोसेस भी कर लेते हैं, बना भी लेते हैं। लेकिन उसके बाद सेल की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी एग्जीबिशन जहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट होता है पे करना, वहाँ पे हम नहीं जा पाते। कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें जगह दे देते हैं। उनको भी पता है कि ये वो चीजें हैं जो कितना एफर्ट लगा के बनाई गई हैं, कितने महीनों की मेहनत है, और अगर इनको यहाँ भी पे करना पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। उसके अलावा लोगों का ट्रेंड और लोगों की जो टेंडेंसी ऐसी चीजों के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हम लोग ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करना एक फख्र समझते हैं,
लेकिन जो चीज़ एक वेस्ट मटेरियल से बनी है, बची हुई चीज़ों से बनी है, उसको इस्तेमाल करना हमें लगता है कि थोड़ी शायद मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा मैंने लीरा का चोला उठाया, अच्छा मैंने पुराने कपड़ों का उठाया बैग, या मैंने ऐसे सूटेड बूटेड कपड़े डाले हैं, या मैंने एक डिजाइनर सूट डाला है, साड़ी डाली है और मैं कपड़े का झोला उठाऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मुझे लगता है जितनी देर ये वाली सोच चेंज नहीं होगी, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमारे एफर्ट्स उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। कभी किसी ने ये बोला है आपको कि क्या तुम कूड़े से ही चीजें ले लेके बनाती रहती हो? डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग आते हैं, अच्छा ये तुसी जो पुराने कपड़े हैं सारे अजे ते गंदे होंदे होने, अच्छा ये च फिर पैसे पूसे कमाई हो जाती है। मैं क्या हाँ आओ तुसी भी, तुहानू मैं क्या ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपए, अच्छा किद्दां, मैं क्या आओ तुसी दसो किद्दां, मैं क्या आना पऊगा ते बहना पऊगा जी। सो मतलब पहला उन्होंने लीरा कतरना दे विचों घिन आंदी है, फिर जो कह दो कि पैसे बहुत है, फिर वो जानना चाहते कि व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट इज द प्रोसेस सिंपल है। कुदरत एक नियम है, कंसिस्टेंसी जिहड़ी हुंदी है, चलदे रहो तुसी मंजिल ते पहुंच ही जाओगे। बिल्कुल। सो कहने दा मतलब ये हैगा कि लोकां ने जिहड़ी चीज पहली बार हो रही है, जिहड़ी चीज रेयरली हो रही है, टामी हो रही है ना, उत्ते शक हुंदा ही है कि जे तां बहुत फायदेमंद है फिर तो सारे ही करन, सारे बड़े बिजनेस भी इदां ही करन। बिल्कुल, उन्हां नूं डाउट हुंदा है, पर मैनूं बिल्कुल डाउट नहीं है, मैनूं इस काम च खुशी मिलदी है ते ज्यादा ना सी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। फील बैड नहीं होता आपको? कभी हुंदा है कि लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब अपने आप में फील आते हैं ना कि हम अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये और भी सोसाइटी में वही लोग रह रहे हैं, वो कैसे नेगेटिव थॉट्स बोलते रहते हैं। होता है पर लेकिन में यही होता है ना, कैसे मैनेज करते हो आप? फिर जख्म होता है उसके ऊपर अपनी खुद ही मलहम लगा देते हैं कि आप जख्मी हो गए, काम तो आपका हर्ज होगा, वो तो बोल के चला गया उतना, तो उसको छोड़ देते हैं। अपने आप को खुद मरहम लगाओ, अपना काम करो, उस काम को और पैशनेटली करो, उसके और रास्ते ढूंढो। जैसे मेरे बैग्स जो 2020 में बनते थे और जो अब बनते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है, उनकी क्वालिटी, उनकी लुक, और धीरे धीरे उनकी डिमांड भी काफी बढ़ रही है। तो अभी 2020 से लेके अब तक आपने बहुत सारी लेडीज को काम सिखाया है, और शायद आपके काम की वजह से ही उनके घर के जो चूल्हे हैं वो भी जल रहे होंगे। वो बहुत ज्यादा बड़ी गिनती नहीं है, बहुत छोटी सी है, पर हाँ सिखाया बहुत सारी लेडीज को है, बहुत सारी लड़कियों को है, स्टूडेंट्स को है। और वो जब कभी कभार मिलते हैं तो वो उनको जब पुरानी बातें याद होती है ना, तो वो मुझे खुशी होती है। पर हाँ वही जो मैं गुजारिश कर रही थी कि अभी मेरे पास बहुत कम लेडीज के लिए स्कोप है, पर हाँ इसमें संभावना बहुत ज्यादा है। अगर मैं ओपन इनविटेशन देती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है या इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना चाहता है किसी भी रूप से, तो हम स्वागत करेंगे। और मैं दावा करती हूँ कि इसके ज़रिए हम लाखों नहीं, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों औरतों को रोज़गार के काबिल ज़रूर बना देंगे या रोज़गार का ज़रिया बना देंगे उनका। अच्छा, इस जर्नी के तहत कभी ऐसा आपके सामने कोई इमोशनल पॉइंट ऐसा आया है कि मैंने इतने लोगों को काम सिखाया और आज वो मेरे साथ नहीं है? आते रहते हैं बहुत सारे लोग जिनको सिखा देते हो सकता है उनमें उनकी कुछ नेचर हो, या कई बार लगता हो कि अब तो मैंने इससे काम कर दिया, अब और तो मैंने करना नहीं है, सीखना था सीख लिया, तो एक थोड़ा सा ह्यूमन मेंटालिटी ये भी होती है ना कि अब मेरा तो काम चल पड़ा है, मैंने सीख लिया है, टाटा बाय बाय हो। हाँ टाटा बाय बाय होंगे आपके उसमें भी बहुत से होते हैं, पर ऐसे होता है ना कई बार, जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं उनकी शादियां, लड़कियां है ना, शादियां हो जाती हैं कि किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाती हैं, या घर की कुछ वो तो एक अलग रीजन हो गया। हाँ, बट कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे होते हैं ना। होता है फिर जिनको देख के आपको लगता है कि शायद ये थैंकलेस है, पर उसका फायदा नहीं है ना। अब मैं वो सोच के अपने अंदर वो बुनती रहूं, तो मैंने वो बुनना छोड़ दिया। फिर मैं बैग से ऊपर कुछ ना कुछ बुन लेती हूँ अपने अंदर बुनने की बजाय ना, बैग्स के ऊपर कुछ बुनो, बैग्स के ऊपर कुछ बनाओ, उसको बैग्स को टाइम दे दो। तो मुझे लगता है आज के टाइम की जो चीज मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरे बैग थैले हैं, और मेरा मैक्सिमम टाइम मेरे बैग थैलों में जाता है। और जो मेरे बैग थैलों को खरीदता है वो मुझे सबसे अच्छा बंदा लगता है, जो मेरे बैग थैले बनाने के लिए मेरी सपोर्ट करता है। जैसे लेडीज मेरे लिए काम करती है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी बहुत सारी चीजें मैं नजरअंदाज कर देती हूँ, छुट्टियां करती हैं या जो भी कोई प्रॉब्लम आती है या उनकी तरफ से, तो फिर मैं बोलती हूँ यार अल्टीमेटली काम तो कर रही है बेचारी, उनकी अपनी कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो वो फिर मैं
लेट गो कर देते भाई छोड़ो। अच्छा, पैशन कितना मायने रखता है इसमें? पैशन ही मायने रखता है। कचरे में कौन काम कर लेगा? कचरे में कौन हाथ डालेगा बताओ? पैशन और जानकारी। जिनको पता है कि इस पैशन में सेटिस्फैक्शन भी है तो और बड़ी अर्निंग भी हो सकती है, तो वो तो जो गटर का कीचड़ है जिसको हम हाथ नहीं लगाना चाहते, जिससे कोसों फीट दूर खड़े होते हैं, तो वो तो उसको भी बोलते हैं ये ब्लैक गोल्ड है। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो गटर में से, सीवरेज में से निकली हुई जो गार जिसको बोलते हो, गंदगी है शहर भर की, अगर वो सही जगह पे चली जाए, सही जगह इन द सेंस खेतों में चली जाए, उसको आप अपनी किचन गार्डन में ही डाल दो, तो आपकी सब्जियों की का उत्पादन बढ़ जाता है उससे, ऑर्गेनिकली वो और बेटर हो जाती है। यस। इसी तरीके से ये जो किचन वेस्ट है, तो ये तो एक मेजर चीज होगी कि जो गीला कचरा है उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। वो तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको तो एक कुदरती वातावरण दे दो, उसने खुद खाद बन जाना है। फिर उसके बाद हमारे अगर गीला कचरा सूखे कचरों के साथ नहीं मिलता है, कागज के साथ, प्लास्टिक के पन्नियों के साथ, गत्तों के साथ, तो वो भी साफ सुथरी कंडीशन में रहते हैं, तो वो प्रोसेस करने इजी रहते हैं। इस सस्टेनेबल लिविंग की को बहुत ज्यादा आजकल इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बहुत सारे कोर्सेज, स्टडीज जो हैं वो भी की जा रही हैं, और जिन लोगों ने इसकी डेप्थ को समझ लिया, इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को समझ लिया, वो लोग अपनी कॉर्पोरेट जॉब्स, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़कर ये कचरे का काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। यहाँ पे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा कि सस्टेनेबल लिविंग जो है उसका मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल लिविंग ये होती है कि जो भी काम किया जाए वो वातावरण को हानि पहुंचाने वाला ना हो, वातावरण को और जो जीवन है, चाहे इंसानी जीवन है, चाहे पौधों का है, चाहे जीव जंतुओं का है, उसको ना नुकसान पहुंचे। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हैं वो काम करने जो कुदरत फ्रेंडली हों, जो नेचर फ्रेंडली हों, कुदरत को नुकसान ना पहुंचाते हों। इसीलिए प्लास्टिक के लिफाफों को बैन किया गया था, प्लास्टिक के लिफाफों को इस्तेमाल ना किया जाए, इसकी दुहाई दी जाती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो सदियों तक गलती नहीं है। बिल्कुल। अगर आप फिर कचरे की बात वहीं आ जाएगी, गीला कचरा सारा इकट्ठा करके आप एक जगह पे डाल दो, उसमें से कोई बदबू नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद वो जो हल्की फुल्की बदबू आती भी है, ऑर्डर होता है, वो निकल जाता है, वो खाद बन जाएगी अपने आप। अगर उसी कचरे में प्लास्टिक की बोतलें भी हैं, प्लास्टिक के बैग भी हैं, तो वहां पे गैसेस भी आएंगी, कीड़े मकोड़े आएंगे, नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े, मित्र कीड़े आते हैं जब आपके अकेले गीला कचरा पड़ा है। आपने गोबर देखा होगा, गोबर इकल्ला पड़ा हो, उसमें बहुत सारे कीड़े आते हैं, वो सारे के सारे मित्र कीड़े होते हैं। वो जो उस गोबर को या उसके आसपास पड़ी बायोडिग्रेडेबल चीजों को खाद में, मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स या और चीजें यूज उसमें मिक्स होती हैं, तो वो कूड़ा, मान लो एक कचरा आपने खुला फेंका है, वो कुछ दिनों में सूख के पाउडर टाइप बन जाएगा। लेकिन अगर पन्नी में डाल के आपने फेंका है, वो थोड़ी दिनों के बाद फूलेगा, उसमें गैसें बनेंगी, ठीक है, अंदर स्मेल आएगी, बदबू आएगी, उसमें से गंदगी वाले कीड़े पैदा होंगे। अच्छा, आप, क्योंकि अगर आज की हम बात करें तो सस्टेनेबल लिविंग जो है वो बिल्कुल ही 0% पर आ चुका है, ऑलमोस्ट, है ना? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन जो यत्न हो रहे हैं वो बहुत कम है। मतलब लो लेवल पे जतन तो अच्छे लेवल पे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो हम सिटीजन ग्रास रूट लेवल पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मतलब नॉलेज की कमी है। कई लोगों को नॉलेज होते हुए भी वो चीज वो लोग नहीं एफर्ट्स नहीं करते हैं। तो आप क्या उसमें कहना चाहेंगे लोगों को कि क्या हमें अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर लेना चाहिए अब, और अगर चेंज नहीं भी करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान यही है कि ह्यूमन रेस को खत्म करने के लिए किसी बॉम्ब की, किसी हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कचरे का और ये पोल्यूशन का शिकार होकर खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो जो कर रहे हो वातावरण को हानि पहुंचाने के लिए, करते रहो, मत डरो, सजा से मत डरो, किसी चीज से मत डरो। तो कुछ ही सालों में ह्यूमन रेस क्या, और जीवन भी नष्ट होगा। अगर हमने आने वाली पीढ़ियों को अच्छा जीवन देना है, तो सबसे पहले वातावरण को बचाने के लिए पहला स्टेप क्या उठा सकते हो? घर में कचरे की सेग्रीगेशन।
नंबर 2, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद होना चाहिए, पब्लिक लेवल पे भी। और जो रूल्स बने हैं उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए सख्ती प्रशासन की, जिसमें बहुत हद तक कमी रहती है। रेगुलर चेकिंग नहीं होती हैं, वजह जो भी हो उसके ऊपर मैं नहीं जाती। क्योंकि अगर रूल बन चुका है कि 14-15 तरीके की जो सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजें हैं वो बैन है टोटल, उसमें से बहुत कम है जो आपको नजर नहीं आएंगी। सिंगल यूज प्लास्टिक की जो थैलियां हैं वो तो धड़ल्ले से बिक रही हैं जिस दिन, और लोग वो यूज ही नहीं करते हैं अपने कपड़ों के थैले या दूसरे जो भी क्या कहते हैं कि रीयूजेबल बैग्स, पेपर बैग्स होते हैं वो भी यूज नहीं करते हैं। बहुत प्लास्टिक बैग्स बहुत ज्यादा यूज, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में, स्कूटर में भी एक थैला रखते हैं कि मुझे आते जाते भी कोई चीज खरीदनी पड़े तो एक लिफाफा भी मैं ना लूं। मेरे पास भी गाड़ी में पड़े होते हैं बैग। तो 1-2 बार क्या हुआ, मैं किसी फ्रूट वाले के पास रुकी तो वो लिफाफा देने लगा। मैंने बोला, मैं क्या भैया क्यों दे रहे हो? अच्छा, एक वो रोका मैंने, दूसरे वाला का फिर भर लिया। मैंने कहा भैया नहीं लेना मैंने। तीसरे वाला, फिर मैं क्यों इतनी पन्नियां दे रहे हो? मैं थैला लेके खड़ी हूँ। कहते मैडम पहला इंसान हो आप जो लेके आए हो, सारे थैलियां मांगते हैं। और दूसरी बात, हर फ्रूट अलग थैली में मांगते हैं। मतलब अगर हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो हर रोज अपने घर 5 से 6 प्लास्टिक के लिफाफे हम लेके जाते हैं, है ना? तो वो लिफाफे जाते कहाँ हैं? कचरे में फेंकते हो। फिर अगर आपका डिब्बा खुला है कचरे वाला, उड़ जाते हैं, वो सीवरेज में जाते हैं। सीवरेज के रुकने का, शहर में कूड़े की प्रोसेसिंग प्रॉपरली ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक की थैलियां, और जिसकी वजह से जो आबो हवा है वो भी खराब होती है। बिल्कुल, वहीं से शुरू होता है सारा। वही जो हमारी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे अंदर जाती है और हमारी हेल्थ खराब होती है। एग्जैक्टली। और आप इसकी बात तो छोड़ो, ऑक्सीजन की या गैसेस की तो बात छोड़ो, अब तो ह्यूमन बॉडी में, इवन ब्लड में, इवन मैंने एक प्रोग्राम देखी कि ह्यूमन ब्रेन में भी कुछ पार्टिकल, माइक्रो प्लास्टिक्स मिले। तो सोचो वो कहाँ तक चला गया। तो ये क्यों है? क्योंकि हम सारे मिलके कलेक्टिव एफर्ट नहीं कर रहे हैं वातावरण को बचाने के लिए। कुछ एनजीओज, कुछ ऑफिसर्स या कुछ अदारे अगर कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा अरसा लगेगा। सबको करने की जरूरत है। हाँ, सबको, और एक बड़े लेवल पे, मास लेवल पे करने की जरूरत है। मैम, अब आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या उसके लिए आप कोई वर्कशॉप्स या किसी तरह के कैंपेन्स वगैरह भी रन करते हो? स्कूल और कॉलेजेस के साथ हम लोग करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, स्कूल कॉलेजेस के पास कई बार कुछ वो होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्होंने कुछ बुलाने होते हैं, स्पोक्स पर्सन बुलाने होते हैं या रिसोर्स पर्सन बुलाने होते हैं। तो एज ए रिसोर्स पर्सन तो जाती हूँ, जो भी उनका टॉपिक होता है। साथ में ये भी मैं जरूर लेके जाती हूँ, कोई मेरे पोस्टर्स होते हैं या मेरी कुछ आईसी की का मटेरियल होता है, वो मैं जरूर वहां पे दिखाती हूँ, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट का है या कि आप प्लास्टिक के बैग छोड़ो, आप रीयूजेबल बैग्स अपनाओ। तो ये वर्कशॉप्स चलती रहती हैं। यहाँ कई बार जब मौसम थोड़ा अच्छा होता है, जहाँ बिरसा विहार में मेरा रेंटेड हॉल है, वहां पे भी कई बार कुछ बच्चों की हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं वर्कशॉप। तो उनको कभी आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो आपके प्रोजेक्ट में वो कितना भागीदारी है? पूरी भागीदारी है उसकी, क्योंकि सोशल मीडिया जो भी आप काम करते हैं, जैसे ये भी आपका सोशल मीडिया के ऊपर जाएगा, तो जो भी मेरी एक्टिविटी होती है, नए बैग बनते हैं, कोई स्पेशल गेस्ट आया मेरे पास, तो सोशल मीडिया को तो बताना पड़ता है। फिर इसी से बात आगे पता चलती है। मेरी कई फ्रेंड्स, मेरे कई नोन, इवन कई ऑफिसर्स मिलते हैं मुझे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कई हाई लेवल पे होते हैं, तो मिलेंगे, हाँ रमनप्रीत, अच्छा हम देखते रहते हैं तुझे। तो वो सोशल मीडिया की बदौलत है कि जो बंदा आपको 2-3 सालों से नहीं मिला, उसकी मेमोरी में भी आप हो। तो इट मीन जो हम रोज का काम कर रहे हैं, मैं चाहे अपने सेंटर में बैठ के ही कर रही हूँ, मुझे रोज ज्यादा लोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो उन गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर 2-4 सालों के बाद या 2-4 महीनों के बाद मिलते हैं तो दे फील हैप्पी, मतलब मुस्कुरा के मिलते हैं, तेरे पे थैले बैग इतना बढ़िया चलता है काम है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा आया है जो आपके काम को देख के, आपके इस वाले इनिशिएटिव को देख के आपके पास आया कि मुझे भी आपके साथ जुड़ना है? आते हैं, पर उनकी मंशा वैसी नहीं होती। उनको लगता है कि अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट जो है ना, मतलब
क्योंकि जो इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हो आप, तो उनको लगता है शायद इसके बेस पे हम मोटा पैसा कमा सकते हैं, मतलब फंडिंग ले सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे अप्रोच किया, लेकिन मैंने जहाँ पे आपका मंशा जो है, मंतव मैच नहीं करता, आपकी वेवलेंथ मैच नहीं करती, आप उनके साथ काम नहीं कर सकते। अगर करते हो तो उसका रिजल्ट बुरा निकलेगा। सो उसकी बजाय जब तक मुझे नहीं मिलता ऐसा कि हाँ किसी के साथ कोलैबोरेट इस तरीके से कर सकते हैं, तो अकेले चलना वाजिब है। अच्छा, क्या आप ये मानते हो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें बचपन से ही बच्चों में वो चीज डालनी चाहिए, अवेयर करना चाहिए? बिल्कुल, बच्चों को सिखाते हैं सदा सच बोलो, कभी झूठ ना बोलो, बड़ों का सत्कार करो, है ना। ऐसे ही मैं बोलती हूँ कि बच्चों को ये भी सिखाओ कि कचरा कचरेदान में डालो, गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करो, गाड़ी में बैठे हो तो खा पी के रैपर बाहर नहीं फेंकना। मेरी 20 लाख की गाड़ी है, गाड़ी साफ रखनी है मैंने, रोड भले ही गंदी हो। खा भी लिया, और लिटरली मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी हैं, उसके पीछे मेरी गाड़ी जा रही है, खाया पिया, शीशा डाउन हुआ, तो जब भी मैं किसी गाड़ी का शीशा डाउन होता नीचे देखती हूँ, मुझे डर लगता है ये कूड़ा फेंकेगा, और मेरा दिल कर रहा होता है कि इसको जाके रोकूं और बोलूं, भरावा तेरी अक्ल ते कितने पर्दा पै गया है ना। गाड़ी गंदी ना हो, शहर हमेशा गंदा हो जाए, तो फिर आप कैसे? ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप अपनी गाड़ी में ही रख लो, उतरने के बाद आप उसे फेंक दो। यार बिहेवियर है ना, ये आदत डेवलप करने की जरूरत है। और यही बच्चे अगर बैठे हैं साथ में तो वो भी वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं काफी सारी वीडियोस भी बनाती हूँ, वो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़ी होती हैं, कि ताकि हम बच्चों के जरिए बड़ों को भी मोटिवेट कर सके। सो हमें अपनी जो डेली प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर एक चेक लगाने की जरूरत है कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शहर को साफ कर रखने के लिए। बिल्कुल। यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी तो हमने बच्चों की बात करी कि उनको एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर करने की भी बचपन से ही जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो बड़े लोग भी हैं, है ना, जो ऑलमोस्ट अगर हम 60 प्लस की भी बात करें तो कई ऐसे भी हैं, तो घर के बुजुर्ग ही कह देते हैं कि गीला अलग क्यों डाला है, सूखा कूड़ा अलग क्यों डाला है, इकट्ठे कर दो, कर दो। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो बोलते हैं तू, मतलब अगर जिस भी घर में कई बच्चे आगे मुझे बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं भाई अलग अलग कर दो, तू वड्डा इत्थे बनना है समाज सेवी, तेरे करन नाल ही होना, सारा शहर तक गंद पा रहा है, तेरे करना की फर्क पैना। जबकि उनको सोचना ये चाहिए कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समंदर भी बनता है। तो हमारे एक बंदे की कोशिश से अगर हर बंदा ये सोचे कि मैं कोशिश कर लूं, पूरे शहर को, मतलब हम लोग क्या करते हैं, दिल खोल के गंदगी डाल रहे हैं। तो जो कॉर्पोरेशन के वो बेचारे 1000-1200 सफाई कर्मचारी होंगे, क्या वो 14-15 लाख लोगों का डाला हुआ कचरा एक दिन में साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर अगर 14-15 लाख लोग अपना अपना कचरा ही साफ करें, शहर एक दिन में साफ हो जाएगा। कोविड के दौरान जब एक झटके में सारा कुछ बंद हुआ था, पोल्यूशन कम हुआ था कि नहीं हुआ? पहाड़ नजर आने शुरू हो गए ना, सबने देखा है ना, नदियां साफ हुई ना, कुदरत अपने आप को खुद साफ कर लेती है। जब इंसान अपनिया जो बेहुदा हरकतें हैं, बेसमझी वाली हरकतें बंद कर, पशु पक्षी भी उस टाइम बाहर आ गए थे। हाँ, यस साफ सुथरा माहौल था, उनकी चहचहाट बढ़ गई थी, शोर शराबा कम हो गया था। सो यही है, पूरे शहर को साफ करने के लिए सैकड़े या 1000-1500 सफाई कर्मचारी नहीं कुछ कर सकते, उसका रिजल्ट सालों साल कुछ नहीं निकलेगा। पर एक दिन सोच के देख लो, एक दिन को अगर ओथ ली जाए कि आज हर बंदा अपने कचरे को प्रॉपर्ली रखेगा, तो मुझे लगता है कि हफ्तों महीनों की नहीं, 1 या 2 दिन की बात है, शहर ऐसे साफ होगा मतलब जो आप सोच नहीं सकते। पर वो हर इंडिविजुअल को कोशिश करनी पड़ेगी। आप अपने ग्रीन स्पैरोस प्रोजेक्ट को आने वाले टाइम में कहाँ पर देखते हो? मैं देखती हूँ इंटरनेशनल लेवल पर जाएं हमारे बैग्स, और यूएनओ के जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहां पे ग्रीन स्पैरोस प्रोजेक्ट के बैग्स जाएं। कि ये जलंधर, इंडिया में एक स्टेट है पंजाब में एक शहर है जलंधर, वहां से ये बैग बनते हैं, और वहां पे एक रमनप्रीत है, उसके साथ कुछ लेडीज जुड़ी हुई हैं, उनके एफर्ट से ये बैग बनते हैं। तो वो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं इस चीज को सोचती हूँ कि आने वाले कुछ सालों में ये पूरी हो। आई होप कि बहुत जल्दी ये पूरी हो। अब मैं ये जानना चाहती हूँ मैम लास्ट की, जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज ये पूरा पॉडकास्ट देखा, आई होप कि उन्हें बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। तो उन जो यंग जनरेशन है, मैं ये भी नहीं कहूंगी सिर्फ यंग जनरेशन, ऑल ओवर सारे जितने भी लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज है?
मैसेज ये है कि अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, खा लिया, पी लिया, सो लिया, बस। लेकिन आप जिस जगह पे रह रहे हैं, आप घर में भी अपने घर को साफ करके रहते हो, लेकिन हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, इसको साफ रखना, इसको स्वस्थ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आइए हम लोग वातावरण को साफ रखने के लिए और जो कचरा है, जो वातावरण में सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको उसका निपटारा करने के लिए, उसका सलूशन करने के लिए अपना योगदान डालें। जैसे ग्रीन स्पैरोज जो है अपना एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं जी। मतलब ये मैं बोलूं कि एक समंदर में से हम एक कतरा काम कर रहे हैं, मैं एक कतरा कर सकती हूँ, मैं एक कतरा योगदान दे सकती हूँ, मैं वो कतरा योगदान दे रही हूँ, तो आप भी अपने से का कतरा योगदान दें। इसकी अप्रिसिएशन भी मिलती है। मेरे इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रिसिएशन मिल चुकी है। और लास्ट ईयर 2024 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फालतू चीज़ां तो रोजगार पैदा करने ਲਈ। सो मेरी ये कोशिश बहुत ਵੱਡੀ ਤਾਂ नहीं है, छोटी जी है, पर ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ खुशी है, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਣ है। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਵਸਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਸਕੇ। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आई होप कि आपका जो ये ग्रीन स्पैरोज प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छे और बड़े लेवल तक पहुंचे। शुक्रिया जी, सो मच, थैंक यू सो मच। सो ये मेरे साथ थे मैम रमनप्रीत कौर, और जो फाउंडर हैं ग्रीन स्पैरोज प्रोजेक्ट के। अगर उनकी एक छोटी सी पहल हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रखने का काम कर सकती है, तो हमें भी कुछ ऐसा ही अपने एनवायरनमेंट के प्रति करना चाहिए। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें आज से बल्कि अभी से ही इस पर काम करने की जरूरत है। और इस पॉडकास्ट को आप जरूर शेयर करिए, ताकि हो सकता है कि किसी की जिंदगी से बदल सके। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप ग्रीन स्पैरो प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितनी भी चीजें बनती हैं उन्हें खरीदना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, आप मैम के साथ उनके प्रोजेक्ट में अगर जुड़ना भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।